नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक नए प्रकरण के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम शब्दों की व्याख्या करेंगे कि शब्द क्या हैं, कैसे बनते हैं, शब्द का विभाजन कैसे होता है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या महत्वपूर्ण है। शब्दों की हम चर्चा और परिचर्चा आपसे करेंगे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसी शब्दों का वर्गीकरण करते ही हम साथ साथ में व्याकरण भी पढ़ेंगे, जिसमें एक हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं यहाँ पर, उसको सबसे पहले बनाएंगे और फिर आपको हम शब्दों की बारी बारी से क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लिखते हैं शब्द। शब्द क्या है ना? शब्द क्या है? तो अगर यहाँ पर हम देखें एक शब्द, मैंने एक शब्द ही लिख रखा है, शब्द कह दिया इसको। ये शब्द होता क्या है? शब्द को अगर हम देखें, है ना, शब्द को अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये वर्णों का समूह होता है। वर्णों का समूह होता है, और जो वर्णों का समूह होता है वो क्या होता है? वो होता है ध्वनियों का समूह। तो चाहे आप ये कह लें कि ध्वनियों का समूह या वर्णों का समूह। कैसा समूह? तो सार्थक समूह। कैसा समूह? सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सार्थक का तात्पर्य यह है कि सार्थक का तात्पर्य कि सा माने साथ और अर्थ माने अर्थ, जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो क्या होता है? शब्द होता है। जैसे आपने लिख दिया हैं, क्या लिख दिया? हैं, तो इसमें भी कई ध्वनियाँ हैं। आप लिख दिया कहाँ, इसमें भी कई ध्वनियाँ जुड़ी हुई हैं। तो इनका क्या है? तात्पर्य है। और आपने क्या कह दिया? अ धन, मान लो आपने कह दिया न धन अ, क्या बन गया? न। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है। शब्द वही बनेगा जो वर्णों का समूह होगा और वो सार्थक हो, जिसका अर्थ स्पष्ट होता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पे कि ये तो आपने शब्द की व्याख्या कर ली कि एक होता है पद। क्या होता है? पद। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? तो शब्द को ही हम पद भी कहते हैं, लेकिन कब? जब ये किसी वाक्य या वाक्यांश में पिरोए होते हैं, तब इनको हम शब्द ना कहकर क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मान लो लिख दिया लंबोदर। क्या लिख दिया? लंबोदर। तो क्या हो जाएगा? लंबा उदर। तो अब ये शब्द नहीं रहे, क्या बन गए? पद बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि शब्द मुक्त अवस्था में रह सकता है, लेकिन पद मुक्त अवस्था में रह नहीं सकता है। वाक्य में गुथे हुए शब्दों की माला पद कहलाती है, और जो हमारे शब्द हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। तो मैंने ये अंतर आपको बता दिया कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। अब अगर हम यहीं पे देखें तो शब्दों का हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा, है ना। शब्दों का वर्गीकरण। तो अगर सामान्य रूप में देखें हम, है ना, सामान्य रूप में देखें, एक चार्ट बना रहे हैं हम आपके साथ शब्द की, ठीक है। तो शब्द क्या होते हैं? मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। एक होते हैं निरर्थक। एक हो गए सार्थक और एक हो गए निरर्थक। सार्थक का तात्पर्य क्या हो गया? सा धन अर्थ। सा का मतलब हो गया सहित और अर्थ का मतलब अर्थ। जो अर्थ सहित होते क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। निरर्थक को देखें तो इसको अगर हम तोड़ें तो बन जाएगा निर। निर हमारा उपसर्ग है, और क्या बन जाएगा? अर्थ। तो निर का हिंदी में तात्पर्य होता है ना। ना के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, नकारात्मक भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग है, इसकी और आगे बातें करेंगे आपसे। तो क्या बन गया? निरर्थक। जिनका अर्थ ना हो वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं। अगर अब यहीं पर हम देखें कि क्या निरर्थक का रूप जो होता है वो सार्थक बन सकता है? तो सार्थक बन सकते हैं। कब? जब ये सार्थक शब्दों के वाक्यों में आ जाएं, तो ये क्या जो निरर्थक होते इनका भी भाव निकल आता है। जैसे आपने एक वाक्य लिख दिया, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भक 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 करती हुई जा रही है।
जा रही है। ये मैंने वाक्य यहाँ पर लिख दिया। तो रेलगाड़ी भगभग करती हुई जा रही है, इसका तात्पर्य यह है कि रेलगाड़ी चल रही है। लेकिन ऐसे अगर सामान्य रूप में आपने भगभग कह दिया तो फिर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, तो घड़ी टिक टिक कर रही है, इसका तात्पर्य यह हो गया कि घड़ी क्या हो रही है, चल रही है, चलायमान है ना, समय दर्शा रही है। लेकिन सामान्य तौर पे आप टिक टिक कहें, चिक चिक कह दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए निरर्थक शब्द बन जाते हैं। तो अब प्रश्न अगर देखें तो सार्थक से बनता है, यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं है। तो हम सार्थक को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ना, कि आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमको सिनॉप्सिस बनाना है एक, तो इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, अब गायब कर दिया है ना, और दो हिस्से वही, एक हो गया सार्थक और एक हो गया यहाँ से निरर्थक। तो यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं है। इस सार्थक को ही हम क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे। इस सार्थक को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास शब्द के वर्गीकरण में आता है वो होता है रचना या बनावट। क्या होता है, रचना या आबलिक क्या कह सकते हैं, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। और अगर ये हम देखें तो तीन तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, तो ये तीन तरह के होते हैं। रूढ़ि शब्द, रूढ़ भी कह देते हैं और रूढ़ी भी कह देते हैं, बात एक ही है। रूढ़ि शब्द, फिर यहीं पे हम देखें तो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और फिर यहीं पर अगर हम देखें तो ये बन जाएंगे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो कितने हो गए, तीन हो गए। यानी कि रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ शब्द हो गए। दूसरा देखिए हम उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चार तरह के होते हैं। एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। ये चार तरह के होते हैं। फिर अगर आपसे प्रश्न करें तो अर्थ के आधार पर, किस आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। कुछ लोग यहीं पे आपको पढ़ाते हैं कि पर्यायवाची समानार्थी, लेकिन अगर सामान्य तौर पे देखें तो अर्थ के आधार पे तीन तरह के होते हैं। अभिधा, लक्षणा और वाचक, है ना। तो अभिधा, लक्षणा और वाचक, यानी कि ये तीन क्या होते हैं, हमारे अर्थ के आधार पे होते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर देखें विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, या इसी को आप कह सकते हैं परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, तो ये क्या हो जाएंगे, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विकारी, क्या होते हैं, विकारी, और एक होते हैं अविकारी, अविकारी, ठीक है। विकारी में देखें तो चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, और क्या हो जाएगा, क्रिया। अविकारी में देखें तो इनकी भी संख्या चार होती है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। अविकारी में अगर देखें तो क्रिया विशेषण, एक हमारा क्रिया विशेषण संबंध, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। एक हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक हम यहीं पे अगर देख लें तो हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और एक लास्ट में बन जाता है विस्मयादि बोधक, है ना।
विस्मयादि बोधक अव्यय इसका भी नाम होता है। यहीं पे हमको अलग से क्या पढ़ना होगा, निपात क्या पढ़ना होगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है निपात से। यहाँ पर संज्ञा के 3 रूप आपको पढ़ने होंगे, लिंग, वचन और क्या पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा। तो अब अगर हम मोटा मोटा देखें तो शब्द इसमें क्या है, सार्थक का विभाजन है। आप पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो मैंने आपको सार्थक डिस्कस कर दिया था। तो रचना या बनावट के आधार पे 3 तरह के होते हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द भी कह देते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पे कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ये 4 तरह के होते हैं, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव हो जाएंगे। अर्थ के आधार पे देखें तो अविधा, 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 लक्षणा और वाचक, है ना, 3 तरह के हो गए। विकार या परिवर्तन के आधार पर देखें कि किस आधार पे विकार या परिवर्तन होता, तो 3 आधारों पर होता है। एक होता है लिंग, एक होता है वचन और एक होता है कारक। इन 3 आधारों पे क्या बदलता और क्या नहीं बदलता है, तो इसके आधार पे 2 तरह के हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। जो अविकारी होते हैं इनको अव्यय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तो अव्यय भी कह देते हैं। तो विकारी हो गए 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी हो गए 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाद बोधक अव्यय और निपात। 4 4 8 हो गए। इसे कहते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये। तो अगर हम आपको बतलाएं तो इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच और हिंदी के पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत बड़ी समानता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हिंदी के पार्ट ऑफ स्पीच और संस्कृत के पार्ट ऑफ स्पीच में ज़्यादा कोई खास समानता नहीं है, अलग अलग भिन्नता देखने को बहुत मिलेगी। तो जो टॉपिक जिस भी विषय से संबंध रखता होगा वो हम आपको जब समझाएंगे, इसको एक एक करके पढ़ाएंगे तो आपको बताते हुए चलेंगे, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। मान लो आपको हिंदी में आता तो कभी अंग्रेजी अगर ना भी आए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रश्न को कर सकते हैं। या अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच से कभी हिंदी का भी काम चल जाता है। लेकिन संस्कृत और हिंदी में निकली जरूर है हिंदी संस्कृत से, लेकिन समानता देखने को कम मिलती है। तो इसलिए मैंने एक पूरा सिनॉप्सिस बना दिया। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं तो वो आप कर लेंगे, और इसी के बाद जो हमारी क्लासेज रहेंगी वो इसी क्रम में रहेंगी। कहने का मतलब पहले शब्द पढ़ लिए, शब्द का वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक एक शब्द की यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे कि क्यों इनको ऐसा कहा जाता है। फिर जब ये समाप्त हो जाएगा तो विकार के आधार पर और परिवर्तन के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कि हम व्याकरण पढ़ना चालू करेंगे। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, संज्ञा के 3 रूप लिंग, वचन और कारक को पढ़ेंगे। फिर यहाँ जाएंगे अविकारी में, क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, संबंध बोधक अव्यय को पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ेंगे, विस्मयाद बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। और एक वहीं से क्वेश्चन और बन जाता है जिसे हम निपात कहते हैं। तो निपात से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसी में जब शब्द ही पढ़ रहे होंगे तो इसी के बाद क्या होगा, शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है। तो जब शब्द निर्माण पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उपसर्ग से हो सकती है, प्रत्यय से हो सकती है ना। इसी में पढ़ लेंगे समास और इसी में पढ़ लेंगे संधि। तो ये आपको शेड्यूल हम पहले ही बता दिए कि हमारी क्लास इसी क्रम में रहेंगी। हम उसी क्रम में क्लासों को लेकर चल रहे हैं और ये आपसे वादा करते हैं कि जिस दिन आप इन सारी कक्षाओं को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा जिसमें हिंदी क्या हो, पूछी जाती हो, हिंदी के प्रश्न बनते हों, आप करने में सफल होंगे। और आपकी जो सफलता होगी वो बहुत जल्दी यानी कि कम समय में ही सुनिश्चित हो जाएगी। ये आपसे हम वादा करते हैं। आप जैसे जैसे इन क्लासों को हम आपको देते जाते हैं और जैसे जैसे इनकी समाप्ति बढ़ेगी आगे की ओर, आपको लगेगा कि आप में इम्प्रूव हो रहा है, हिंदी भाषा को लेकर आप में क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। जो अब तक नहीं पढ़े थे वो भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विधिवत देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिंक कर दिया किसको, व्याकरण को। तो व्याकरण यहाँ पर क्या हो गई, लिंक हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। अब हम इसी में एक एक की व्याख्या करेंगे और ये पूरा शब्द और शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि इस पार्ट को छोड़ दें, इतने पार्ट को
तो 2 क्लासेज में आपको हम देंगे, यानी कि इनकी व्याख्या हम कितने क्लासेज में देंगे, 2 क्लासेज क्या होंगी, इन शब्दों की व्याख्या करने में लगेंगी। और फिर ये मान के चलिए संज्ञा के लिए 1 कक्षा, सर्वनाम के लिए 1 कक्षा, लेकिन संज्ञा के इन 3 रूपों के लिए 1 कक्षा हो जाएगी, तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 से 12 कक्षाओं में हम क्या करेंगे, ये पूरी व्याकरण आपको समाप्त कर देंगे। लेकिन आप लोग परेशान ना होना, बाद में हो सकता है कभी ऐसा समय आ जाए कि इसमें किसी भी पार्ट में 1 से 2 दिन लग जाएं, जहाँ से प्रश्नों की बहुलता रहेगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा डीपली हम क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको परीक्षा देने में सफलता। अगर हिंदी में पार्ट ऑफ स्पीच आपको आ गए तो आप संधि भी निकाल लेंगे, समास भी निकाल लेंगे, पर्यायवाची भी कर लेंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे, है ना। जैसे जैसे कक्षाएं पूरी होंगी उसी क्रम में हम आपको बताते चलेंगे। तो इतना ये मैटर हम 2 क्लास में देंगे, और बाकी मैंने ये बता दिए। अब 7-8 दिन तक हम क्या पढ़ेंगे, लगभग व्याकरण की दृष्टि पे फोकस करेंगे, है ना। तो आइए हम एक एक को मिटाने के बाद आपके सामने रख रहे हैं। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे रख रहे हैं कि बनावट के आधार पर, या आप ये कह सकते हैं बनावट के आधार पे कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं रचना के आधार पर जो शब्द हैं उनकी हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं ना। बनावट या रचना के आधार पे, बनावट या रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे मैंने आपको भी 3 प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है। पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रूढ़ पढ़ाया था। दूसरा मैंने आपको यौगिक पढ़ाया था, यौगिक क्या होते हैं। और तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, योग रूढ़ पढ़ाया, योग रूढ़ पढ़ाया, है ना। ये 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द हैं। देखिए इन कक्षाओं में हम किसी भी प्रकार की कोई बाह्य वार्तालाप ज़्यादा नहीं इसलिए करते हैं कि आपका समय बहुत कीमती होता है। एक जो रियल एस्पिरेंट होता है, तैयारी करने वाला होता है, उसको समय में बंध के चलना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश है कि अगर हम आपको 30 मिनट पढ़ाएं तो 30 मिनट में आपके साथ कंटेंट डिलीवर हो जो आपके लिए जीवन के लिए भी उपयोगी हो। अगर आपको नौकरी मिल जाती है समय से तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, बहुत ही सफल हो जाएगा, और उसमें आप और ऊंचाइयाँ दिन पर दिन छुएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा टाइम होता है तो हमारा एक कंटिन्यूटी, ये ध्यान रहता है इस पर कि इस बात पे फोकस रहता है कि हम आपको इससे परे बातें कम बताएं, है ना, इससे संबंध ही रखें। तो हम ज़्यादा इसलिए बीच बीच में बातें आपसे नहीं करते हैं। और अगर आपको कभी बोरिंग लगने लगेगा, है ना, तो आप मैसेज या कमेंट के माध्यम से हमें बतलाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश सही है कि आपको हम मैक्सिमम कंटेंट कम से कम समय में दे सकें, जिससे आने वाली जो संभावित परीक्षाएं हैं उनमें आप अपनी सफलता को क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। अभी वर्तमान में पेट की परीक्षा लगी है, इसीलिए मैंने उससे संबंधित आपने लगभग तैयारी कर रखी होगी, तो हमने इसको सीक्वेंस से ही लेके चल रहे हैं, है ना। अब है रूढ़। आइए रूढ़ की बात करते हैं। रूढ़ का तात्पर्य ये होता है जड़। क्या होता है, जड़, यानी कि जो शब्द जड़ रूप में हों, अर्थात आप ये कह सकते हैं जो कहीं से उत्पन्न ना हों या किसी के द्वारा उत्पन्न ना हों, है ना, वो क्या हो, मूल हों। क्या हों, मूल हों। रूढ़ का मतलब जड़ और जड़ का मतलब क्या हो जाएगा, मूल। ऐसे शब्द जो मूल होते हैं, अर्थात जिनका खंडन किया जाए, जिनका खंडन किया जाए और इसके बाद क्या हो जाए, खंड करने पर निरर्थक हो जाएं। क्या हो जाएं, निरर्थक हो जाएं, सार्थक ना रहें, क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यानी कि जो रूढ़ शब्द होते हैं वो जड़ होते हैं। क्या होते हैं, जड़ होते हैं। और जड़ का तात्पर्य मैंने बता दिया, मूल। मूल का मतलब जो परिवर्तित नहीं होते हैं, तोड़ने पे वो अपना ही रूप दिखाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे या तो वही रहेंगे, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कान, क्या शब्द लिख दिया, कान शब्द लिख दिया। और अब हम आपसे कहें कि ये कान क्या है, कैसा शब्द है, तो ये शब्द कैसा है, रूढ़ है। अगर आप कान को तोड़ें तो क्या टूटेगा, का धन ना, ना तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा, ना तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा।
का ना का मतलब नहीं, क्या नहीं, पता नहीं चला ना। तो इसलिए हमारे कैसे शब्द हो गए, मूल शब्द हो गए। आपने लिख दिया खिड़की, क्या लिख दिया, खिड़की। अब खिड़की को तोड़ो जरा, खी धन अड़ धन की, क्या अर्थ निकलेगा इन खंडों का, कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए क्या हो गया, आपके कैसे शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए। यानी कि ऐसे शब्द जो मूल हों, स्वतंत्र हों, किसी के द्वारा उत्पन्न ना हों और उनका खंडन किए जाने पर अर्थ निरर्थक चला जाए तो क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे कुछ शब्द मैं बोल रहा हूँ, जैसे लिखा होता है कान है ना, पीला है, झटपट है, ये शब्द हमारे कैसे हो गए, रूढ़ हो गए। हम इसकी एक लिस्ट आपको देंगे, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए, है ना, बाद में एक क्लास में हम इसको क्या करेंगे, समाहित करेंगे और वो आप तक हम पहुंचाएंगे लिस्ट। लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत ही बिजी शेड्यूल है, इसलिए आपको हम टेलीग्राम ना बनाकर, है ना, सीधे कंटेंट बोर्ड पे दे रहे हैं। इसके बाद एक पीडीएफ इसकी हम आपको प्रेषित कर देंगे, क्या है कि शब्दों की, उसमें से जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनकी बातें हम कर लेंगे, टेलीग्राम जोड़ेंगे और आपको बताएंगे। जिस दिन जुड़ेगा आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, रूढ़ हो गए। अब रूढ़ के बाद मैंने बातें कर ली, एग्जाम्पल दे दिया। यौगिक की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, यौगिक शब्द की बात करते हैं। यौगिक का मतलब ही क्या होता है, जुड़ा हुआ। यौगिक का तात्पर्य क्या होता है, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। जुड़े हुए का तात्पर्य है जिसमें दो लोग क्या हों, जुड़े हों, है ना, एक ए और एक क्या हो, बी, और क्या बन जाता हो, ए बी बन जाता हो। जैसे आपने कह दिया जुड़ा हुआ, है ना, और जब दोनों जुड़े होंगे तो ये दोनों कैसे रहे होंगे, मूल रहे होंगे। जब दो मूल शब्द आपस में जुड़ जाएं, दो से अधिक भी आपस में जुड़ सकते हैं और एक नया शब्द बनाएं, लेकिन जब ये दोनों टूटें तो इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, अर्थात इन दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता हो, तो क्या बन जाएंगे, यौगिक। ठीक है, जैसे आपने कह दिया विद्या और इधर क्या कह दिया, आलय, तो क्या बन गया, विद्यालय बन गया, विद्यालय बन गया। इधर आपने कह दिया विद्या, इधर ने आप कर दिया अर्थी, क्या बन गया, विद्यार्थी बन गया। तो देख लीजिए, इसका भी स्पष्ट शब्द है, इसका भी अर्थ है, विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, यहाँ विद्या का अर्थ है, यहाँ पर अर्थी का भी अर्थ है। अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, विद्या कहाँ पे अर्जित की जाती है, तो विद्यालय में अर्जित की जाती है, तो विद्यालय हो गया। तो कहने का मतलब है कि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके खंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे कुछ और शब्द हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आग बबूला, आग बबूला, है ना, तो आग का भी अर्थ है अपना, बबूला का भी अर्थ है, और आग बबूला का भी अर्थ है ना, क्रोधित हो जाना, तो आग बबूला शब्द। जैसे आपने कह दिया घुड़सवार, घुड़सवार, तो घोड़े पे सवार, है ना, तो इसके भी अपने अपने अर्थ हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। क्या बन गए, यौगिक शब्द बन गए। अब हम बात करते हैं काहे की, योग रूढ़ शब्दों की। काहे की बात करते हैं, योग रूढ़ शब्दों की बात करते हैं। तो देखिए, योग रूढ़ शब्दों की बात करते हैं। योग रूढ़ का तात्पर्य है कि जो यौगिक भी हों और क्या हों, रूढ़ भी हों, अर्थात यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर बने हों, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी विशेषता एक ये होती है, अगर सबसे बड़ी विशेषता देखें इनकी हम, तो एक विशेषता सबसे बड़ी इनकी ये होती है कि ये सामान्य अर्थ को नहीं लेते हैं ना, सामान्य अर्थ का प्रदर्शन नहीं करते हैं, या सामान्य अर्थ का प्रदर्शन नहीं करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये सामान्य अर्थ को छोड़कर, है ना, सामान्य अर्थ को छोड़कर, अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ लेते हैं ना, क्या लेते हैं, विशेष अर्थ लेते हैं, विशेष अर्थ लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब कैसे, देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं पंकज, क्या लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के रूप में, पंकज,
ये शब्द है पंकज। पंकज का तात्पर्य क्या होगा? पंक धन ज, पंक धन ज। पंक का मतलब हो गया कीचड़, क्या हो गया? कीचड़। जा का मतलब हो गया उत्पन्न, उत्पन्न अर्थात कीचड़ से उत्पन्न। लेकिन कीचड़ से उत्पन्न बहुत सारे अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, जैसे काई है, मेढक भी रहता है, कछुआ भी रहता है, लेकिन उसके लिए हम पंकज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पंकज का प्रयोग हम केवल और केवल किसके लिए कर सकते हैं? तो कमल के लिए कर सकते हैं। तो ये उसका क्या हो गया? विशेष अर्थ हो गया। यानी कि कीचड़ और उत्पन्न कहाँ होता है? कीचड़ में। लेकिन मैंने कहा किसको? कमल को। और भी कह सकते थे किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसे शब्द जो अपना अर्थ सामान्य छोड़कर विशेष अर्थ में निहित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो योग रूढ़ का तात्पर्य ही ये हो गया कि पंकज हो गया। जैसे आपने एक शब्द लिख दिया जलद, क्या लिख दिया? जलद लिख दिया। तो जलद का मतलब हो गया जल को लाने वाले, जल को लाने वाले। अब जल तो हम किसी व्यक्ति विशेष लोगों से भी मंगा सकते हैं कि भाई पानी आप ले आओ जरा एक गिलास हमारे लिए, है ना, आप वहाँ से इतना पानी ले आओ, ये कह देते हैं। लेकिन जलद का तात्पर्य क्या है? जलद का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल होता है ना, बादल होता है। यानी कि जलद का मतलब जल लाने वाले से नहीं मतलब है। जल कौन लाता है उसमें विशेष अर्थ में कौन निहित होता है, तो जलद होते हैं, जलद के लिए प्रयोग होता है। इसलिए क्या हो जाता है? विशेषीकृत अर्थ हो जाता है। जैसे आपने कह दिया लंबोदर, क्या कह दिया? लंबोदर, है ना, लंबे उदर वाला। क्या हो जाता है? लंबे उदर वाला। तो अब लंबा उदर तो बहुतों का हो रहा है ना, पिज्जा खा खा के। लेकिन लंबोदर होगा क्या? लंबोदर केवल और केवल किसके लिए है? तो गणेश के लिए है। किसके लिए है? गणेश के लिए है। बाकी सबके पेट निकले तो निकले, रहने दो, है ना। मतलब हमको कैसे है? तो केवल और केवल गणेश जी से मतलब है। तो जब हमने क्या कह दिया? लंबोदर शब्द जब भी रखेंगे तो कैसे संबंध रखता है? गणेश से संबंध रखता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा दिया कि जो योग शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, वो अपना सामान्य त्याग देते हैं, एक विशेषीकृत अर्थ ले लेते हैं, जो क्या कहते हैं? विशेषण। अर्थात ये आप कह सकते हैं कि जिसमें विशेष और विशेषण, है ना, दोनों जुड़े हों, वो क्या हो जाते हैं? हमारे योग रूढ़ हो जाते हैं। बनते काय से हैं? तो यौगिक से और रूढ़ दोनों से मिलकर बन सकते हैं, है ना। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया कि रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे रूढ़, दूसरे होते हैं यौगिक, और अगले होते हैं योग रूढ़। तो ये इसको आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से, है ना। अब हम अगला लेते हैं, दूसरा जो हमारा दिया गया था आपको, उत्पत्ति के आधार पर। कौन से आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हम 2 की बातें आपसे कर रहे हैं ना। देखिए 4 होते हैं, मैंने इसमें बात रखी थी। एक देशज होता है, एक विदेशज होता है, एक देशज होता है, एक विदेशज होता है ना। एक देशज और एक क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? तत्सम, और एक हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तद्भव। ये इतने बन गए 4। ये कितने बन गए? 4 बन गए। तो देशज का मतलब कितना होता है? देशज का मतलब कितना होता है? विदेशज का क्या मतलब होता है? तत्सम का क्या मतलब होता है? और तद्भव का क्या मतलब होता है ना। तद्भव का क्या मतलब होता है? तो अब इसको हम बारी बारी से आपको बतला रहे हैं। आपको हम बारी बारी से इसमें एक एक की व्याख्या दे रहे हैं। आइए देखो, देशज। देशज का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द जिनके बारे में ये ना बतलाया जा सके कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से उद्धृत हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? देशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं
जिनके व्युत्पत्ति का पता ना हो, है ना, जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना हो, जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना चले, वो सब के सब क्या होंगे, देशज हो जाएंगे। फिर दूसरा, आपसे एक और इसी में अगर फैक्ट जोड़ना चाहे तो आप ये जोड़ सकते हैं कि ये संस्कृत, क्या कह सकते हैं, संस्कृत की धातु व व्याकरण से परे होते हैं। क्या होते हैं, परे होते हैं, है ना। यानी कि ये कहाँ से आए, परे होने का मतलब है कि संस्कृत और व्याकरण के नियमों का ये पालन नहीं करते, क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। आपसे एक और भी इसमें प्रश्न जुड़ सकता है कि जैसे इनको अगर हम देखें तो इनका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इनका सर्वाधिक प्रयोग लोक भाषा में होता है। काहे में होता है, लोक भाषा में होता है। यानी कि जो लोगों के द्वारा भाषा प्रचलन में रहती है उस लोक भाषा में इनकी संख्या क्या होती है, तो बहुतायत रहती है। अर्थात ये संस्कृत के व्याकरण के नियमों की उनके उत्तरदायित्व को ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। इनकी संख्या लोक भाषा में ज़्यादा होती, क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से देशज हो जाएंगे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जैसे तेंदुआ है, क्या है, तेंदुआ, चिड़िया है, तेंदुआ है, चिड़िया है, इसी तरह से खिड़की है, खिचड़ी है, खिड़की है, खिचड़ी है, लोटा है ना, लोटा है, तेंदुआ, चिड़िया, खिड़की, खिचड़ी, लोटा। और अगर आप एक और लिखना चाहें तो डिबिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिबिया लिख सकते हैं। ये जैसे शब्द हैं तो ये हमारे सब के सब देशज शब्द हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, क्या, देशज शब्द। अब हम विदेशज शब्द, तत्सम, तद्भव और शेष दो और को अगले वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे वो शब्द का जो दूसरा वर्गीकरण होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आपको मैंने शब्द बता दिए, शब्द पद में अंतर बतला दिया, शब्द का निर्माण कैसे होता है उसमें क्या क्या पढ़ना वो बता दिया, क्लास किस क्रम में मिलेंगी वो मैंने निर्धारण कर दिया आपके साथ, और मैंने 2 से 3 और 4 शब्दों की मैंने व्याख्या भी आपके साथ कर दी। अब जब हम अगले वीडियो में आपको क्लास मिलेंगी उसमें इनकी व्याख्या जो शेष रह गई हैं वो मिलेंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।